Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we will be covering in this last video of our first chapter, that is NCC at a glance, few topics, for example, conduction of NCC certificate examination, grading in B and C certificate, NCC uniform, ranks in all the three divisions of NCC, incentives for NCC cadets, employment in defense forces, financial benefit including Best Cadet Awards, Cadet Welfare Society and aims of Cadet Welfare Society, and at the end, honors and awards for NCC cadets. So, let's begin with our very first topic, that is conduct of NCC certificate examination, in which we will be covering A certificate, B certificate and at the end C certificate exam. तो सबसे पहले हम लोग ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें पहली कंडीशन आपकी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो आप अगर JW हो या फिर JD हो, डेट इज़ जूनियर डिवीज़न में हो या जूनियर विंग में हो, तो आपकी 75% टोटल ट्रेनिंग अटेंडेंस होनी चाहिए. मतलब जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है उस पीरियड के दौरान, उसमें आपकी 75% अटेंडेंस मिनिमम होनी चाहिए. उसके बाद आपको एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप या फिर जिसको हम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप भी बोलते हैं, वो आपने अटेंड करा हुआ होना चाहिए. सो दीज आर द कंडीशन फॉर ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम मेनली जूनियर डिवीज़न एंड जूनियर विंग के लिए होता है, इसलिए वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं. द सेकेंड एग्ज़ाम इज़ द NCC बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है. तो आपकी पहली कंडीशन है सिमिलर टू ए सर्टिफिकेट कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए टोटल ट्रेनिंग पीरियड की. मतलब जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम से पहले या फिर उसके दौरान, तो उसकी मिनिमम अटेंडेंस आपकी 75% होनी चाहिए. उसके बाद आपका एक कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप या फिर एनुअल ट्रेनिंग कैंप अटेंड करा हुआ होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन, आपके पास अगर ए सर्टिफिकेट होगा तो आपको 10 मार्क्स बोनस में मिलेंगे. किसमें? बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में. और फोर्थ कंडीशन जो कि एयर विंग कैडेट्स के लिए है, उनके 10 ग्लाइड लॉन्चेस कंप्लीट होने चाहिए टिल बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम. सो ये 4 कंडीशन होगी आपकी बी सर्टिफिकेट के लिए. 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया, 1 CATC जो अटेंड होना चाहिए. देन अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 10 बोनस मार्क्स एंड फॉर एयर विंग 10 ग्लाइड लॉन्चेस. नेक्स्ट इज सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. तो सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, मतलब आपने बी सर्टिफिकेट दिया हुआ होना चाहिए. सेकंड, आप कॉलेज के थर्ड ईयर में होने चाहिए. थर्ड ईयर मतलब NCC ट्रेनिंग का जो आपका थर्ड ईयर है उसमें होने चाहिए. द थर्ड कंडीशन इज़ सिमिलर टू बी एंड ए सर्टिफिकेट कि 75% आपकी मिनिमम क्लास अटेंडेंस होनी चाहिए. जो भी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं उस क्लासेस का 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए थर्ड ईयर में, NCC के थर्ड ईयर में. फोर्थ कंडीशन है आपने 2 CATC मतलब 2 कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप इंक्लूडिंग सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए या फिर एक कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप करा हुआ होना चाहिए. इसके एडिशन में जो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं नेशनल कैंप्स के, वो कौन कौन से कैंप है जो आपके करे हुए होने चाहिए. तो इसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कैंप्स के बारे में डिटेल में कि कौन कौन से हमारे सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप्स होते हैं या फिर जिनको हम नेशनल कैंप भी बोलते हैं. तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ. फर्स्ट है हमारा रिपब्लिक डे कैंप, सेकंड है हमारा सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, देन पैरा ट्रेनिंग कैंप जिसमें आपका पैरा सेलिंग, पैराग्लाइडिंग ये सब आ जाता है, देन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, उसके बाद ट्रैकिंग कैंप, देन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन, देन अटैचमेंट ट्रेनिंग जिसमें आपके IMA एंड OT अटैचमेंट भी आ जाते हैं, देन एडवेंचर कोर्सेज, सेलिंग एक्सपेडिशन, नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप,
स्पेशल सर्विस कैंप, स्कूबा डाइविंग कोर्सेज जो कि नेवल कैडेट्स के लिए है, देन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, या फिर आपका फॉरेन क्रूज़ जो कि नेवल कैडेट्स के लिए है। तो अगर आपने इसमें से कोई भी नेशनल कैंप किया है या फिर आपने सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप किया है तो आपको कुछ बोनस मार्क्स मिलते हैं आपके B&C सर्टिफिकेट में। वो बोनस मार्क्स वेरी करते हैं फ्रॉम कैंप टू कैंप। लाइक मोस्टली आपके कैंप्स के 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल थल सैनिक कैंप हो गया या फिर आर्मी अटैचमेंट कैंप हो गया, तो ये जितने भी नेशनल कैंप्स हैं इनके 25 मार्क्स आपको B या C सर्टिफिकेट में, जिसमें भी आप अपने सर्टिफिकेट को अटैच करते हो कैंप सर्टिफिकेट को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 25 बोनस मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने रिपब्लिक डे कैंप किया है तो आपको 50 मार्क्स आपको बोनस मिलेंगे। तो रिपब्लिक डे कैंप का 50 हो गया, देन TSC, आर्मी अटैचमेंट और जो भी आपके नेशनल कैंप है, EBSB, इन सब के 25 बोनस मार्क्स हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो ये सारी कंडीशन थी और आपके एडिशनल नेशनल कैंप के जो मार्क्स थे वो एडिशनल है, अगर आपने किया है तो आपके मार्क्स उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। सो दिस वाज फॉर C सर्टिफिकेट। Now moving on to the grading system in B and C certificate। मतलब आपको पता होनी चाहिए कि आपके अल्फ़ा ग्रेड कब आता है, आपका B ग्रेड कब आता है, देन आपका C ग्रेड कब आता है। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास होने के लिए है B एंड C सर्टिफिकेट में, सबसे पहला आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पहला रिटन एग्ज़ाम हो गया, देन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गया। दोनों में आपके 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए पास होने के लिए NCC B एंड C सर्टिफिकेट में। सेकेंड, अगर दोनों के मार्क्स को एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट मतलब कंबाइन करते हैं आपके प्रैक्टिकल प्लस रिटन के मार्क्स को, तो जो आपके मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए होने चाहिए वो है 50% मार्क्स। तो 50% आपका कंपलसरी है टू पास दी B एंड C सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ NCC। ये हो गई आपकी पास की कंडीशन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका A ग्रेड आता है, B ग्रेड आता है, C ग्रेड आता है तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी है मार्क्स की। तो A ग्रेड जिसको हम अल्फ़ा भी बोलते हैं उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपके 80 मार्क्स या फिर उसके अबव आते हैं तो मतलब आपका A ग्रेड आ जाएगा। ये एग्जाम्पल था। इन टोटल आपके जितने भी टोटल मार्क्स हैं उसका 80% या फिर उसके अबव अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका A ग्रेड होगा। देन B ग्रेड के लिए आपके अगर 65% मार्क्स हैं या फिर 80% के बीच में मार्क्स हैं तो आपका बीटा ग्रेड दैट इज़ B ग्रेड होगा। अगर आपके 50% या फिर बिलो 65% मार्क्स हैं, मतलब 50% और 65% के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो आपका हो जाएगा C ग्रेड। और जो कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी पास होने के लिए, तो वो क्या थी, 45% मिनिमम होने चाहिए दोनों पेपर में, प्रैक्टिकल प्लस रिटन, और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। तो अगर आपकी ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है इसमें और आपके 45% से कम आ जाते हैं दोनों पेपर में और 50% से कम आते हैं आपके एग्रीगेट करके एंड 45% आपके दोनों पेपर में कम आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें फ़ेल का टैग लग जाता है। तो रीअपियर हो सकते हैं बाद में एग्ज़ाम के लिए, मगर इस कंडीशन में फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारी A, B, C ग्रेड एंड फेल के लिए। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा के लिए, बीटा के लिए या फिर C के लिए क्या ग्रेडिंग सिस्टम है, क्योंकि आप उस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने जा रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में आपको A मिलेगा, किसके बीच में आपको B मिलेगा एंड देन C कब मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेडिंग इन B एंड C। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ NCC यूनिफॉर्म। तो NCC यूनिफॉर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि जो तीनों विंग के NCC यूनिफॉर्म का कलर होता है वो कौन कौन सा होता है और कब कब इस यूनिफॉर्म को पहना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे आर्मी विंग के कैडेट्स हैं उनके यूनिफॉर्म का कलर कौन सा होता है, खाकी। तो बहुत सारे बच्चे इसको ब्राउनिश भी बोलते हैं, मगर ये ब्राउनिश नहीं है, दिस पर्टिकुलर कलर इज़
खाकी, तो आर्मी विंग के लिए कौन सा है? खाकी। सेकंड, नेवल विंग कैडेट्स के लिए यूनिफॉर्म का कलर इज़ वाइट। कौन सा कलर है? वाइट, जो कि सिमिलर है इंडियन नेवी के। नेक्स्ट इज एयर कैडेट्स। एयर विंग के जो कैडेट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म का कलर होता है लाइट ब्लू या फिर हल्का सा ग्रेश भी होता है, तो हम इसको इन टोटल क्या लिखते हैं? लाइट ब्लू यूनिफॉर्म। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म के कलर के बारे में। नाउ यूनिफॉर्म कब कब पहनी जाती है? तो बहुत सारे ऐसे एनसीसी में ओकेजन्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 80% एनसीसी एक्टिविटीज़ में एनसीसी यूनिफॉर्म को पहना जाता है। कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड या फिर कौन कौन सी एक्टिविटी एक्सक्लूड कर सकते हैं हम लोग? पीटी टाइम एक्सक्लूड कर सकते हैं, या फिर जब आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उस टाइम यूनिफॉर्म नहीं होती है, मोस्टली ट्रैक पैंट्स में होते हैं। तो 80% एक्टिविटीज़ में हम लोग एनसीसी यूनिफॉर्म को वेयर करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? आपकी जो वीकली क्लासेस होती हैं उसमें भी एक दिन एनसीसी यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी हो जाता है फॉर दी प्रैक्टिस। जितने भी आपके कैंप्स होते हैं, नेशनल कैंप या फिर आपके कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, तो उसमें पीटी टाइम और शाम को स्पोर्ट्स टाइम को एक्सक्लूड करके आपको पूरे दिन यूनिफॉर्म में ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म दिन भर पहनना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी इंटर कॉलेज या फिर इंट्रा कॉलेज कंपटीशन को अटेंड करते हो तो उसमें भी एनसीसी यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी हो जाता है। तो मैक्सिमम हमारे 80% एनसीसी एक्टिविटीज़ में हम लोग एनसीसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और जो 20% है उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी को या पीटी ट्रेनिंग को मिला के हमारा 20% होता है, जिसमें हम लोग ट्रैक पैंट्स पहनते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दैट व्हेन टू वेयर द यूनिफॉर्म। अब हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है या फिर फुल फॉर्म कह सकते हैं हम लोग, वो है डीएमएस की। हमें पता है जब हम लोग फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने एनरोल किया था तो सीनियर्स कहते थे कि डीएम ले लो, डीएम ले लो। तो व्हाट इज़ दैट वर्ड डीएम? क्योंकि हमको पता है हम लोग डीएम पहनते हैं, शूज़ को हम डीएम बोलते हैं, मगर उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बी एंड सी सर्टिफिकेट में आ जाता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो एनसीसी स्टाफ होता है उसमें पीआई स्टाफ हो गया आपका, या होल टाइम लेडी ऑफिसर, या फिर एएनओ हो गया, या फिर रेगुलर ऑफिसर हो गया। जिस तरह से इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है उसी तरह से आपकी डीएमएस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो उसको याद रखिएगा कि डीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? ड्रिल मार्च शूज़ या फिर ड्रिल मार्चिंग शूज़। सो द फुल फॉर्म ऑफ डीएमएस इज़ ड्रिल मार्च शूज़। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। द नेक्स्ट इज़ एनसीसी यूनिफॉर्म तो हमारी नॉर्मल भी होती है एंड सेरिमोनियल भी होती है। सेरिमोनियल में क्या क्या आ जाएगा? आपका कमरबंद, झालर एंड आपका स्कार्फ आ जाएगा। तो ये कब कब आप पहनते हो? क्योंकि हर टाइम तो हम लोग एनसीसी सेरिमोनियल यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं, तो कब कब इसको पहनी जाती है? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक आप सीएटीसी में हो और वीआईपी विज़िट हो रही है या फिर एडीजी विज़िट हो रही है, तो तब सब लोग सेरिमोनियल यूनिफॉर्म में होते हैं अपनी। अगर आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में रिपब्लिक डे परेड हो रही है या फिर 15 अगस्त की परेड हो रही है, तो उस दिन भी सारे कैडेट्स सेरिमोनियल यूनिफॉर्म में होते हैं। या फिर आपका एनसीसी एनुअल फेस्ट हो रहा है तो उसमें भी आप लोग सेरिमोनियल यूनिफॉर्म में होते हो। एंड इंक्लूडिंग योर इंटर एंड इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन, उसमें भी सेरिमोनियल यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी होता है। तो कुछ कुछ स्पेशल ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें सेरिमोनियल यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है फ्रॉम इवेंट टू इवेंट, और इसमें आपको प्रायर इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ इस दिन आपको सेरिमोनियल यूनिफॉर्म पहनना है। उसके बाद हम लोग बैरे की बात करते हैं, जो हमारी ग्रीन बैरे होती है। तो ये कंपलसरी होता है तीनों विंग के लिए, चाहे वो आर्मी विंग हो, एयर विंग हो या फिर नेवल विंग हो। तीनों ही विंग ग्रीन बैरे पहनते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ देयर यूनिफॉर्म। चाहे उनका यूनिफॉर्म का कलर अलग है मगर बैरे का कलर सबका सेम होता है। मगर जो सिख कैडेट्स होते हैं जिन्होंने टर्बन धारण किया होता है, ठीक है, उनके लिए बैरे कंपलसरी नहीं होती है। तो उनके लिए क्या अलाउड होता है? उनके लिए एक ग्रीन कलर का ही टर्बन अलाउड होता है जिसमें वो लोग सेंटर में हैकल लगाते हैं। हम लोग बैरे में साइड में लगाते हैं, वो लोग सेंटर में लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन थी कि बैरे किसके लिए कंपलसरी है एंड किसके लिए नहीं। तो आई होप इट इज़ क्लियर, और हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। So this was about the NCC unit.
Now moving on to the next topic, that is ranks in NCC. तो एनसीसी की रैंक पढ़ना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हम सभी को पता है कि एनसीसी 3 विंग्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयर. तो इन तीनों विंग्स में डिवाइडेड होने के बाद भी जो आर्मी विंग के कैडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल, अगर उनसे नेवी विंग की या फिर एयर विंग की रैंक पूछो तो उनके बहुत रेयर ऐसे कैडेट्स होते हैं जिनको सारे तीनों विंग की रैंक पता हो. तो आपको इन रैंक से फेमिलियर करवाने के लिए और आपके बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रैंक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसीलिए मैंने इन सारी रैंक्स को यहाँ मेंशन किया है और नीचे हम डिटेल में तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों विंग्स की हर एक रैंक के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं आर्मी विंग की रैंक्स कौन कौन सी होती है. तो आपको पता है हमारी रैंक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक हमारी शोल्डर रैंक होती है जो कि शोल्डर पे लगाई जाती है, एंड सेकंड हमारी आर्म रैंक होती है जो कि बाजू में लगाई जाती है. तो जो हमारी 2 शोल्डर रैंक है वो कौन कौन सी है? जो सबसे बड़ी रैंक है जो सबको कमांड करते हैं और जो लीडर होता है पूरे रैंक पैनल का, वो कौन होता है? SCO, दैट इज़ सीनियर अंडर ऑफिसर. तो सीनियर अंडर ऑफिसर की शोल्डर रैंक होती है जिसमें 2 स्ट्रिप्स होते हैं. तो 2 स्ट्रिप्स वाले कौन हो गए? सीनियर अंडर ऑफिसर. नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड शोल्डर रैंक, दैट इज़ जूनियर अंडर ऑफिसर. तो जो जूनियर अंडर ऑफिसर होते हैं उनकी शोल्डर रैंक पे 1 स्ट्रिप होती है. ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे शोल्डर रैंक. उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू दी आर्म रैंक. आर्म में कौन कौन सी रैंक होती हैं? तो पहली हमारी हो गई CQMS, दैट इज़ कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट. इनका मेनली काम ग्राउंड ड्यूटी का होता है या फिर इंस्ट्रक्शन का होता है. ठीक है, जो भी आपको ड्रिल वगैरह करवाते हैं. तो CQMS सारे कॉलेजेस में नहीं होता, ये वेरी करता है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज कि किस किस कॉलेज में ये अवेलेबल है. तो CQMS में आपकी 3 स्ट्रिप्स होती हैं बाजू में और उसमें एक ऊपर अशोक स्तंभ होता है. तो 3 स्ट्रिप्स प्लस अशोक स्तंभ वाली रैंक कौन सी है? CQMS, दैट इज़ कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट. नेक्स्ट हमारी आर्म रैंक हो गई सार्जेंट. सार्जेंट में 3 स्ट्रिप्स होती हैं. देन कॉर्पोरल, कॉर्पोरल में 2 स्ट्रिप्स होती हैं. देन लांस कॉर्पोरल, लांस कॉर्पोरल में आपकी सिंगल स्ट्रिप होती है. और एट दी एंड आपका कैडेट जिसके पास कोई रैंक नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? नॉर्मल कैडेट. तो आपने ये सुना होगा कि वंस ए कैडेट ऑलवेज अ कैडेट. जो एक बार कैडेट होता है वो हमेशा कैडेट ही रहता है. तो यही है कि हमारी जो जिसमें कोई भी रैंक नहीं है वो कैडेट है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी आर्मी विंग की रैंक. इसके बाद हम मूव करते हैं नेवल विंग की रैंक. ठीक है, तो नेवल विंग में कौन कौन सी रैंक है? सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी जो शोल्डर रैंक है वो कौन सी है? सीनियर कैडेट कैप्टन. उसके बाद आते हैं जूनियर कैडेट कैप्टन. देन थर्ड है हमारी पिटी ऑफिसर सार्जेंट मेजर, जिसको आप PO कैडेट भी बोलते हो. PO कैडेट मीन्स पिटी ऑफिसर कैडेट. ठीक है, तो POSM की फुल फॉर्म क्या है? पिटी ऑफिसर सार्जेंट मेजर. इसके बाद आती है लीडर कैडेट, देन कैडेट क्लास 1, उसके बाद कैडेट क्लास 2 और लास्ट में जो सबसे लो रैंक है या फिर जिसके पास कोई रैंक नहीं है उसको क्या बोलते हैं? कैडेट. ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेवल विंग की रैंक. और ये वेरी करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन या कॉलेज टू कॉलेज कि उनको पर्टिकुलर रैंक देने का क्राइटेरिया क्या है. कहीं पे क्राइटेरिया होता है आपकी अटेंडेंस का, कहीं आपकी अचीवमेंट्स का होता है, कंट्रीब्यूशन का होता है या फिर आपके ईयर का क्राइटेरिया भी होता है. तो ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं है कि अगर आपको सीनियर अंडर ऑफिसर बनना है तो उससे पहले आपको अंडर ऑफिसर होना ज़रूरी है. बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि अंडर ऑफिसर नहीं होते, सीधा सार्जेंट टू सीनियर अंडर ऑफिसर या सार्जेंट टू अंडर ऑफिसर बनते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट इंस्टीट्यूशन और दैट कॉलेज कि वो किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द नेवल विंग रैंक. एंड एट दी एंड एयर विंग रैंक. तो एयर विंग में कौन कौन सी रैंक आती है? आपकी सबसे हाईएस्ट रैंक है कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर. देन आपकी आती है कैडेट अंडर ऑफिसर, देन कैडेट वारंट ऑफिसर, उसके बाद कैडेट सार्जेंट, देन कैडेट कॉर्पोरल, उसके बाद लीडिंग फ्लाइट कैडेट
और एट द एंड फ्लाइट कैडेट। आपके नॉर्मल कैडेट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लाइट कैडेट। तो इसमें एक याद करने का इजी तरीका है कि सिमिलर है ये आपकी आर्मी की रैंक से, बस आगे आपके कैडेट्स लग जाता है और 2-3 रैंक है जो थोड़ा वेरी करती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। लाइक सीनियर अंडर ऑफिसर है, अंडर ऑफिसर है और सार्जेंट है, कॉर्पोरल है, इन सब के आगे क्या लगाना है आपको, सिर्फ कैडेट। और 2-3 रैंक है जो आपको याद करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रैंक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंसेंटिव्स फॉर एनसीसी कैडेट्स। तो इंसेंटिव्स क्या होता है? इंसेंटिव्स को हम हिंदी में प्रोत्साहन भी बोलते हैं, या फिर आप इसको इंग्लिश में स्टिमुलेशन भी बोल सकते हो। तो इंसेंटिव्स का मतलब है कि आप किसी भी पर्सन को कुछ अवार्ड प्रोवाइड कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो जो उसको एनकरेज करता है इन फ्यूचर और अच्छा करने के लिए या और बेहतर बनने के लिए, इसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम एनसीसी कैडेट्स को इंसेंटिव्स देती रहती है और हम कह सकते हैं प्रोत्साहन देती रहती है। तो वो इंसेंटिव्स किस किस फॉर्म में होता है? फर्स्ट होता है हमारा इन द टर्म ऑफ फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी रोज़गार के फॉर्म में आपको कहीं बोनस मार्क्स मिलते हैं, कहीं रिजर्वेशन होता है या कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं, तो वो हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव। नेक्स्ट इज़ एकेडमिक। एकेडमिक्स में कैसे आपको बहुत बार स्कॉलरशिप दी जाती है या फिर इसमें भी कई रिजर्व सीट्स होती हैं, तो ये हो गया हमारा एकेडमिक्स इंसेंटिव। और लास्ट है हमारा पर्सनल इंसेंटिव। पर्सनल इंसेंटिव मतलब जो डायरेक्टली एक पर्सन को दिया जाता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? मेडल आ जाएंगे, हमारे ट्रॉफीज़ आ जाएंगी या फिर कैश अवार्ड आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ गई? पर्सनल इंसेंटिव्स के अंदर। तो इन्हीं इंसेंटिव्स को, इन्हीं प्रोत्साहन को हम आगे डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया कंसेशन इन एम्प्लॉयमेंट। ये किसके अंदर आ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स के अंदर। कि कंसेशन का मतलब क्या होता है? कंसेशन मतलब होता है प्रिविलेज या फिर छूट, हिंदी में बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आपको कहीं एम्प्लॉयमेंट में आपको कहीं कोई छूट मिल रही है, कोई प्रिविलेज मिल रहा है, तो वो कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मिलते हैं। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का एंड आपके पास उसमें बीटा और अल्फ़ा ग्रेड है, ए एंड बी ग्रेड है, तो आर्म फोर्सेस में कुछ सीट्स होती हैं कमीशन्ड ऑफिसर की जो रिजर्व होती हैं फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर। तो वो सीट्स कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी में हम लोग बात कर रहे हैं पहले आईएमए, दैट इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में है। तो इसमें कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं फॉर एनसीसी कैडेट्स? तो 64 सीट्स हैं पर ईयर, हर एक साल 64 सीट्स होती हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए। इसमें भी डायरेक्टली आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा आईएमए। नाउ ओटीए, दैट इज़ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो इसमें कितनी सीट्स होती हैं? इसमें 100 सीट्स होती हैं पर ईयर। इसमें भी हर एक साल में कितनी सीट्स होती हैं सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए विद ए एंड बी ग्रेड? 100 सीट्स होती हैं और ये दोनों के लिए एलिजिबल है, डेट इज़ मेन एंड वुमेन। तो दोनों को इंक्लूड करके 100 सीट्स होती हैं। इसमें भी आपको कोई यूपीएससी कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता एंड डायरेक्टली आप अपेयर होते हो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए। उसके बाद मेडिकल एंड देन आपका कमीशन, ठीक है, ट्रेनिंग एंड कमीशन। तो ये हो गया आपका ओटीए की सीट्स। अब बात करते हैं नेवी की, कि नेवी में कितनी सीट्स हैं। तो नेवी में 6 सीट्स होती हैं आपकी पर कोर्स, हर एक कोर्स में आपकी 6 सीट्स होती हैं। इसमें भी कोई आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता और आप डायरेक्टली एसएसबी देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट नेवी। नाउ मूविंग ऑन टू आईएएफ, दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में आपकी 10% सीट्स होती हैं हर कोर्स की। हर कोर्स का मतलब जिसमें आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स भी इंक्लूड होता है। तो अगर आपकी 100 सीट्स हैं एक कोर्स में, तो उसमें 10 सीट्स किसके लिए रिजर्व हैं? फॉर एनसीसी कैडेट्स विद सी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईएएफ। इसमें भी आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता एंड यू डायरेक्टली अपेयर फॉर एसएसबी, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये हो गया आपकी
आर्म फोर्सेस की सीट्स की कितनी रिजर्व हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए। मगर इसके अलावा जो आपकी परमानेंट कमीशन या फिर जो आपके कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, ये तो उनकी सीट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या फिर JCO, डेट इज़ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो इनके लिए कितनी सीट्स होती हैं। तो आपके जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हो गए आर्मी में, या फिर आपके नेवी में सेलर्स हो गए, एंड एयरफोर्स में आपके एयरमैन हो गए, इनको भी 5 to 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं जब ये रिक्रूट होते हैं, ड्यूरिंग देयर रिक्रूटमेंट। सो दिस वॉज अबाउट द आर्म फोर्सेस। इसके अलावा बहुत सारी फोर्सेस ऐसी है जहाँ पे एनसीसी कैडेट्स को प्रिविलेज मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं। पहला आपका आ गया पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी एनसीसी कैडेट्स को 2 to 10 मार्क्स का बोनस मिलता है ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, जब उनकी भर्ती होती है तब उनको 2 से 10 मार्क्स का बोनस मिलता है। उसका टेली कम्युनिकेशन में भी एनसीसी कैडेट्स को बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। CRPF में भी उनको प्रिविलेज मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हो उसमें भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को प्रिविलेज दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है। और आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जॉब्स हो वहाँ पे भी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में सी सर्टिफिकेट होल्डर को प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव्स के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू दी फाइनेंशियल बेनिफिट। तो फाइनेंशियल बेनिफिट कौन कौन से हैं जो एनसीसी आपको प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपसे आपकी यूनिफॉर्म के लिए पे नहीं करवाती। तो यूनिफॉर्म कैसे, आपको पता है आपको हर साल यूनिट से कपड़ा मिलता है। तो जब आपको कपड़ा मिलता है अगर आपको वो खुद सिलवाना पड़े तो आपको उसके स्टिचिंग के जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पहला हो गया कि यूनिफॉर्म को पैसा आपको नहीं देना पड़ता। सेकेंड, जितने भी आपके कैंप्स होते हैं, जितनी भी आपकी परेड होती है उसमें भी आपको पे नहीं करना पड़ता। वो सारे जो कैंप्स हैं वो DGNCC के अंदर कंडक्ट होते हैं, उनके अंडर कंडक्ट होते हैं और आपको पर्सनली उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। उसके बाद जितनी भी एनसीसी में आपकी एडवेंचरस या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई उसके लिए भी आपको पर्सनली पे नहीं करना पड़ता। फिर आप जितने भी कैंप्स अटेंड करते हो उसमें कुछ ना कुछ आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। तो एनसीसी एक पर्टिकुलर प्लेस से और टू द प्लेस ऑफ योर ट्रेनिंग, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ तक का आपको ट्रांसपोर्टेशन जो पैसा है, जो मनी है, वो रिफ़ंड कर देती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आपसे नहीं लेती। नेक्स्ट है आपका, जब भी आपके कैंप्स होते हैं, अगर वो डे टू डे कैंप है या फिर नाइट स्टे कैंप है, तो वहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट ज़रूर दी जाती है। तो ये रिफ़्रेशमेंट का खर्चा भी एनसीसी के अंडर आ जाता है। नेक्स्ट है, आपका कभी भी नाइट स्टे का कैंप होगा या कोई भी नेशनल कैंप होगा, वहाँ पे आपको 3 टाइम्स मील प्रोवाइड करवाया जाता है विद ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको न्यूट्रिशन मिल सके, तो वो सारे न्यूट्रिशन आपको दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 2 टाइम का स्नैक्स दिया जाता है कैंप में, जिसमें आपको टी और मिल्क, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी जाती है। तो ये हो गया मील का, जिसका खर्चा पूरा एनसीसी उठाती है। तो ये आपके लिए एक फाइनेंशियल बेनिफिट के तौर पे आ गया। नेक्स्ट है, आपके कैंप्स में बहुत सारे कंपटीशन कंडक्ट करवाए जाते हैं और कैंप से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एज अ बेस्ट कैडेट लिया जाता है। तो उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं, किसके फॉर्म में, मेडल्स के फॉर्म में, ट्रॉफीज़ के फॉर्म में, या फिर कैश प्राइज़ के फॉर्म में। तो ये सारे जो फाइनेंशियल बेनिफिट है ये भी कैडेट के लिए एनसीसी के अंडर आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट का। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। तो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी क्या है। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी जो है वो एनसीसी कैडेट्स को प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट और रिलीफ। एनसीसी कैडेट्स को इसे प्रोवाइड किया जाता है। और कब प्रोवाइड किया जाता है, जब उनको इंजरी या फिर किसी केस में अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी भी एनसीसी कैडेट की, किसी एक्टिविटी के दौरान या फिर एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान, तब कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा उनकी फैमिली को कुछ फ़ंड दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, और जो सोसाइटी थी उसका नाम एक्चुअल में है क्या, एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी।
ये इस्टेब्लिश हुई थी फरवरी 1985 में, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर ये इस्टेब्लिश हुई थी। और वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा था? 1860। तो ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है। ये एक सोसाइटी है जो एनसीसी कैडेट्स को इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एक्टिविटी और ड्यूरिंग देयर एनसीसी ट्रेनिंग, जब उनको वो फंड प्रोवाइड किया जाता है, उनकी फैमिली को जो रिलीफ फंड प्रोवाइड किया जाता है, वो किसके अंडर आता है? कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। ये हो गया हमारा कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि एम ऑफ कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के कौन कौन से एम हैं? तो इसका पहला एम है, जो मैंने आपको बता चुका है, कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट और फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करती है किसी कैडेट की फैमिली को इन केस ऑफ डिमाइस, और अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी ट्रेनिंग के दौरान तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस से प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हो गया, अगर किसी एक्टिविटी के या ट्रेनिंग के दौरान उनको इंजरी हो जाती है या फिर कोई कैडेट डिसेबल हो जाता है, तब भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आता है वो इसके एम के अंडर आता है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। अगर कोई कैडेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एकेडमिक्स में, बहुत ब्रिलियंट कैडेट है, तो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है उसकी फर्दर फ्यूचर एजुकेशन के लिए। उसके बाद आता है एनसीसी के द्वारा बेस्ट कैडेट और सेकंड बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी दिया जाता है ग्रुप लेवल पे हर साल। एक फर्स्ट बेस्ट कैडेट होता है, देन हमारा सेकंड बेस्ट कैडेट होता है, दोनों के लिए कैश प्राइज़ दिया जाता है हर साल, ठीक है, ग्रुप लेवल पे। और लास्ट हमारा हो गया कि एनसीसी ऐसे बहुत सारी एडवेंचरस और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करवाती है जो नॉर्मली पब्लिक फ़ंड से कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं होता, तो ये फ़ंड भी एनसीसी प्रोवाइड करती है। तो ये सब कुछ, ये सारी जो चीज़ें आपकी, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ डेथ और इंजरी और डिसेबिलिटी, स्कॉलरशिप, ठीक है, फॉर एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट और कैडेट, ठीक है, फर्स्ट बेस्ट कैडेट एंड सेकंड बेस्ट कैडेट, एंड देन कंडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड एडवेंचरस एक्टिविटी, ये सारे आपके आ जाते हैं एम्स ऑफ कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के अंदर। तो ये हो गया आपकी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी की डेफिनेशन एज वेल एज द एम ऑफ कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। नाउ मूविंग ऑन टू दी स्कॉलरशिप। आपकी स्कॉलरशिप कब कब मिलती है और कितना प्राइज़ मनी आपको दिया जाता है, और कब जो स्कीम थी स्कॉलरशिप वाली वो एग्जिस्टेंस में आई थी। तो चलिए इसी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी स्कॉलरशिप जो इंट्रोड्यूस हुई थी, कि स्कॉलरशिप वाली जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1991 में, ठीक है। तब से लेकर अब तक 250 स्कॉलरशिप पर ईयर दी जाती है एनसीसी कैडेट्स को, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एनसीसी कैडेट्स होते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया होता है किसी कैंप में या फिर एकेडमिक्स लेवल पे, तो या फिर नेशनल लेवल पे, तो उन कैडेट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। वो टोटल कितने होते हैं? 250। और कितना उनको प्राइज़ मनी दिया जाता है? तो पहले जो प्राइज़ मनी दिया जाता था वो 2000 का होता था, मगर अब बोल रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में 5000 हो चुका है वो प्राइज़ मनी जो कैडेट्स को दिया जाता है फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा प्राइज़ मनी है ये 17 डायरेक्टरेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिपेंड करता है कि उस डायरेक्टरेट में कितने एनसीसी कैडेट्स एनरोल हैं, मतलब उस डायरेक्टरेट की एनसीसी कैडेट्स की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कितना प्राइज़ मनी उनको दिया जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू दी बेस्ट कैडेट अवार्ड। तो हमें पता है कि हर साल कोई ना कोई ग्रुप लेवल पे बेस्ट कैडेट अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अवार्ड कितना प्राइज़ मनी होता है इसमें, और किस किस को दिया जाता है और किस लेवल पे दिया जाता है। तो हर साल 2 बेस्ट कैडेट सिलेक्ट होते हैं, किस किस कैटेगरी के? जेडब्ल्यू से जूनियर डिवीज़न, जूनियर विंग, सीनियर डिवीज़न और सीनियर विंग। इन चारों जो डिविजन्स हैं इनसे 2 बेस्ट कैडेट्स सेलेक्ट होते हैं ग्रुप लेवल पे, और ग्रुप हेडक्वार्टर से इन बच्चों को प्राइज़ मनी दिया जाता है एज अ अवार्ड। तो जो फर्स्ट हमारे बेस्ट कैडेट होते हैं इन चारों कैटेगरी में, उनको 3000 का कैश अवार्ड दिया जाता है, और जो सेकंड बेस्ट कैडेट होते हैं चारों डिवीज़न के, उनको 2000 का कैश प्राइज़ दिया जाता है एज अ प्राइज़ मनी। और ये टोटल कितने बेस्ट कैडेट हर साल, कितने बेस्ट कैडेट्स को 17 डायरेक्टरेट्स में ये प्राइज़ मिलता है? वो है 760। तो कम से कम 760 ऐसे कैडेट्स हैं जिनको हर साल बेस्ट कैडेट का, फर्स्ट एंड सेकंड बेस्ट कैडेट का
कैश प्राइज़ दिया जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी। तो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत हमारे पास ऐसे सिस्टम नहीं है कि जो गवर्नमेंट फंड से हम लोग स्पोर्ट्स और एडवेंचरस एक्टिविटी में इतना गवर्नमेंट फंड लगा सके। तो 1996 में ये सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आई थी स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी की, जिसने ये इंश्योर किया था कि वो एनसीसी कैडेट्स के लिए ऐसे स्पोर्ट्स को और ऐसे एक्टिविटीज़ को, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करा सके जो नॉर्मल हमारा पब्लिक फंड होता है उससे पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक सोसाइटी है जो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी आपकी करवाती है। तो ये लोन ग्रांट करती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए और बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस ट्रेनिंग के लिए। और इसका जो फंड आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा एमओडी से, डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जितना भी फंड स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर आता है वो कहाँ से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स एंड एडवेंचरस एक्टिविटी। नाउ moving on to the last topic of this chapter and last topic of this video as well, that is honors and award। तो देखते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड के अंदर क्या क्या आता है। तो हमारा जो एनसीसी था उसका मेन एम क्या था, तो एनसीसी को एग्जिस्टेंस में लाने का मेन एम ये था कि एक ऐसे यूथ को फॉर्म किया जाए, ऐसे रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन यूथ को फॉर्म किया जाए जो आगे जाकर इस देश की बागडोर संभाले और इस देश को सेल्फलेसली सर्व कर सके। तो मेन एम था एनसीसी का ये। मगर बाद में देखा गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे एनसीसी एक्टिविटीज़ और कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए गए तो उसमें एनसीसी कैडेट्स ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। तो जब उन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया तो इन रिटर्न रिवॉर्ड में देने के लिए कुछ अवार्ड्स तो आने चाहिए। तो यही वो अवार्ड्स हैं जो एनसीसी कैडेट्स को दिए जाते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके ब्रिलियंस के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अवार्ड हैं। फर्स्ट है हमारा, एंड द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एनसीसी इज़ रक्षा मंत्री पदक। तो रक्षा मंत्री पदक को हम लोग हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एनसीसी भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये डिफेंस मिनिस्टर देते हैं। तो रक्षा मंत्री पदक जो है वो हर साल अनाउंस होता है एनसीसी डे के दिन। जिन जिन कैडेट्स को मिलना होता है वो एनसीसी डे कब होता है, एनसीसी डे लास्ट संडे ऑफ नवंबर। तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर को ये अनाउंस करा जाता है कि जिन जिन कैडेट्स को रक्षा मंत्री पदक मिलने वाला है। उसके बाद ये दिया कब जाता है, जब आपका रिपब्लिक डे कैंप होता है तो उसमें बहुत सारे वीआईपीज़ होते हैं जिनकी विज़िट होती है। तो उनमें से एक होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो जब डिफेंस मिनिस्टर की विज़िट होती है तब ये अवार्ड कैडेट्स को दिया जाता है, ठीक है। अवार्ड क्या है, रक्षा मंत्री पदक। नेक्स्ट इज़ रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र। रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र आपको नाम से ही पता चल गया कौन देता है, रक्षा मंत्री, डेट इज़ डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र। रक्षा सचिव जिसको हम इंग्लिश में डिफेंस सेक्रेटरी भी बोलते हैं, तो रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र कौन देता है, डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये नाम से ही पता चल गया, रक्षा सचिव, डेट इज़ डिफेंस सेक्रेटरी। और हमारा नेक्स्ट है महानिदेशक प्रशंसा पत्र। महानिदेशक आपको नाम से पता चल गया, महानिदेशक किसे कहते हैं हम लोग, डीजी, डेट इज़ डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल को ही महानिदेशक बोलते हैं। तो इसी को महानिदेशक प्रशंसा पत्र को ही आप लोग डीजी रिकमेंडेशन बोलते हो, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, डीजी के द्वारा, डेट इज़ डायरेक्टर जनरल। तो हमारे 4 अवार्ड्स हो गए। उसके अलावा गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कैश अवार्ड्स भी होते हैं जो स्टेट लेवल पे कैडेट्स को दिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड देयर एक्टिविटी इन डिफरेंट कैंप्स। तो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको अवार्ड्स या कैश प्राइज़ दिए जाते हैं स्टेट लेवल पे, उनके एक्सेलेंस के बेसिस पे। तो आपके कौन कौन से 5 अवार्ड हो गए, रक्षा मंत्री पदक जो कि डिफेंस मिनिस्टर देते हैं, देन रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र ये भी डिफेंस मिनिस्टर देते हैं, देन रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र ये कौन देता है, डिफेंस सेक्रेटरी, देन महानिदेशक प्रशंसा पत्र जो कि डीजी रिकमेंडेशन होता है तो ये डीजी देते हैं, डायरेक्टर जनरल। और लास्ट हो गया हमारा गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर कैश अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है, या तो गवर्नर के द्वारा या फिर चीफ मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद
जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी प्रशंसा पत्र हैं और हमारे डीजी एनसीसी प्रशंसा पत्र, ये जो दोनों थे ये कब एग्जिस्टेंस में आए थे? ये आए थे 1984 में। मतलब जो आपके लास्ट के दो हैं, रक्षा सचिव प्रशंसा पत्र और महानिदेशक प्रशंसा पत्र, ये दोनों 1984 में एग्जिस्टेंस में आए थे। उसके अलावा जो दोनों रक्षा मंत्री पदक हैं, एक रक्षा मंत्री पदक, सेकंड रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र, ये दोनों एग्जिस्टेंस में आए थे 1989 में। तो लास्ट के दो कब आए थे? 1984, और रक्षा मंत्री के दोनों पदक कब आए थे? 1989 में। तो आपको डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है कि कौन कौन से अवार्ड्स एनसीसी कैडेट्स को दिया जाता है, और इसमें से सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? रक्षा मंत्री पदक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये अवार्ड्स किस किस को दिए जाते हैं, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। तो कौन कौन है वो? फर्स्ट हो गया हमारे एनसीसी होल टाइम ऑफिसर। ठीक है, तो होल टाइम ऑफिसर जो आपको मैंने उस एनसीसी स्टाफ में भी बताया था, वो आप उनको भी अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा जो हमारी एएनओज होती हैं, डेट इज़ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, उनको भी अवार्ड दिया जाता है। फिर अंडर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर एंड सार्जेंट मेजर इंस्ट्रक्टर, जो कि आपके पीआई स्टाफ के अंदर आते हैं, इनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। और बाद में एनसीसी कैडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमारे सारे अवार्ड्स हो गए जो कैडेट्स को देते हैं, और जो एएनओज एंड पीआई स्टाफ जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे दो और मेडल्स होते हैं जो कि मेनली कॉलेज प्रोफेसर को या फिर एएनओज को दिए जाते हैं। तो वो मेडल कौन कौन से हैं? तो हमारा फर्स्ट मेडल हो गया नेशनल कैडेट कॉर्प लॉन्ग सर्विस मेडल फॉर 7 ईयर्स। तो आपको नाम से ही पता चल गया कि 7 साल की सर्विस के लिए ये मेडल दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेडल होता कैसा है। तो ये मेडल में स्ट्रिप्स होती हैं, वो किस किस कलर की होती हैं? वो है रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। तो जिसमें भी आपके ये 3 जो एनसीसी का फ्लैग का कलर है, वो जिस मेडल में आपको स्ट्रिप्स दिखेंगी वो कौन सा हो जाएगा? 7 ईयर्स के लिए। और ये किस किस को दिया जाता है? ये एक ऑफिसर सेकेंडेड टू नेशनल कैडेट कॉर्प को दिया जाता है, और वो मेनली कौन होते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने 7 साल एनसीसी को दिया होता है। तो ये अवार्ड किसको देते हैं? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, जिन्होंने 7 ईयर्स अपने एनसीसी को दिए होते हैं सर्विस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेडल। सेकेंड मेडल है हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प लॉन्ग सर्विस मेडल फॉर 12 ईयर्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा 7 ईयर्स के लिए, और अब हम पढ़ते हैं 12 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो पहले है कि ये मेडल दिखता कैसा है। तो इसमें जो रिबन्स होते हैं वो कौन कौन से कलर के होते हैं? ये पिंक होता है, पिंक कलर का रिबन होता है, और इसकी सेंट्रल जो स्ट्रिप होती है ये ब्लैक होती है। दूसरी स्ट्रिप जो होती है वो रेड होती है एज में, और एक जो स्ट्रिप होती है वो ब्लू होती है। तो जो भी आपको ऐसे कलर की जो स्ट्रिप दिखेगी वो समझ लेना कि वो 12 साल की एनसीसी सर्विस के लिए उनको मिला है। ठीक है, ये भी किसको दिया जाता है? ये नेशनल कैडेट कॉर्प द्वारा मेनली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो होते हैं, जो वहाँ से ऑफिसर निकलते हैं, उनको दिया जाता है। किसके लिए? उनकी 12 साल की सर्विस के लिए जो भी उन्होंने एनसीसी को प्रोवाइड की है। तो ये दोनों मेडल्स हो गए हमारे उन ऑफिसर्स के लिए या फिर उन एएनओज के लिए जिन्होंने 7 या फिर 12 ईयर्स अपने एनसीसी को दिए हैं। सो दिस was all about the video. I will be continuing the further chapters of this book in my next videos, and we will start from Defense Services chapter. So if you like the video, please share it among your maximum number of NCC mates, and do hit the like button and subscribe button with bell icon for future notification. Jai Hind.